Hello, dear student. This is NCERT reader. So the continuation video we are doing here. This chapter is atoms and nuclei. इसमें हम लोग ये देखने वाले थे लास्ट टॉपिक जो वीडियो में डिस्कस कर रहे थे वो ये था कि टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन का nth ऑर्बिट में हम लोग कैसे निकालेंगे। तो टोटल एनर्जी के लिए जो एनर्जी होगा वो काइनेटिक एनर्जी होगा। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में nth ऑर्बिट अगर हम बात करें तो उसका रेडियस और उसका स्पीड सर्कुलर मोशन हियर इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन के पास एक काइनेटिक एनर्जी होगा और एक न्यूक्लियस में जो चार्ज है जो कि प्रोटॉन का चार्ज है और न्यूक्लियस में जो चार्ज है आपको वो जेड इंटू ई है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इन दोनों के बीच में जो है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो इसके कारण से ये सिस्टम में दो चार्ज होने, वन इज जेड ई अनदर इज ई हियर। सो अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो है एक पोटेंशियल एनर्जी भी सेटअप होगा इसका, किसका, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ उसका। तो एक तो काइनेटिक एनर्जी हो गया जो उसके स्पीड फैक्टर के कारण से, मोशन के कारण से है, और एक जो है दो चार्ज सिस्टम के कारण से जो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। इन दोनों को जब हम लोग एड अप करेंगे तो दैट विल बी द टोटल एनर्जी। हियर इट इज काइनेटिक एनर्जी and then potential energy. So what the here it is total energy, potential energy जो यहाँ पे हम लोगों के पास आ रहा है ये पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ टू काइनेटिक एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम लोग जानते हैं कि के Q1 Q2 बाय R होता है पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट। जब भी दो चार्ज सिस्टम आपको दिया हुआ है, एक चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज Q2 है और इसके बीच का सेपरेशन R है, तो इस सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो हो जाएगा सिंपली पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम इज के Q1 Q2 बाय R। दैट्स इट। तो इसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लिखे हैं। जेड न्यूक्लियस का चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, ये के का वैल्यू है और उसके बीच का सेपरेशन है। अकॉर्डिंगली इट इज कमिंग माइनस ऑफ माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है माइनस है, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज नेचर इट इज। तो उसके बेसिस पे अगर दोनों चार्ज प्लस होगा तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस हो जाएगा, अगर दोनों चार्ज माइनस होगा तब भी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, प्लस ही होगा। लेकिन दोनों में से एक चार्ज अपोजिट नेचर का अगर हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होना है। किसके निगेटिव होना है, तो उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये जो है आपको काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ओके। नाउ वी आर हैविंग हियर, जस्ट वेट। तो इस केस में जो है आपको, अब हम लोगों के पास जो फाइनल टोटल एनर्जी होगा वो क्या होगा, लेट्स सी इट इज। सो टोटल एनर्जी हियर इफ आई एम राइटिंग दिस टोटल एनर्जी, सो इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इट इज माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ओके। बट इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो हमने यहाँ पे लिखा है आपको वो दिस इज हाफ एम वी स्क्वायर फॉर्मेट, और वी हम लोग जानते हैं कि v जो है n फॉर्मेट में कैसे लिखा जाता है, v जेड बाय एन टाइम्स वी नॉट है। तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो जेड स्क्वायर होगा, एन स्क्वायर होगा, वी नॉट स्क्वायर होगा। तो इन सारे फैक्टर्स को अगर आप यूज करते हैं तो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी फाइनल रिजल्ट आई एम राइटिंग हियर, दिस विल बी जेड स्क्वायर divided by n square, and then we are having this minus part m e to the power 4। काइनेटिक एनर्जी का माइनस हम लोग लिख रहे हैं बस, एंड दिस इज 8 टाइम्स ऑफ इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एंड देन h स्क्वायर। और इसको फाइनली अगर हम लोग इन टर्म्स ऑफ इनिशियल एनर्जी लिखना चाहें तो यू कैन राइट लाइक दिस विल बी जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय, हियर वी आर हैविंग n स्क्वायर and then it will be multiplied by E naught। what is E naught here? so E naught जो है ये आपको एनर्जी है, दिस इज E naught and this will be minus of 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम लोग अभी एनर्जी लेवल की बात करेंगे, वहां पे आपको ये चीज समझ में आएगा कि ये -13.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है। तो जब एनर्जी लेवल आप इंफिनिटी से कोई इलेक्ट्रॉन जंप करके वन लेवल में पहुंचेगा, n इज इक्वल टू 1 में पहुंचेगा, तो उस केस में जो है आपका ये एनर्जी जो है दैट इज एनर्जी फ्रॉम इंफिनिटी। अगर हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे तो वहां पे ये चीजें आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएंगी। जस्ट आई एम मूविंग अहेड, हियर इट इज। सो नेक्स्ट वी आर हैविंग टाइम पीरियड। किसका टाइम पीरियड, दिस टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन।
टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन किसका चाहिए? ऑफ इलेक्ट्रॉन का। कहाँ पे? nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट। इफ इट इज nth ऑर्बिट, तो उसके लिए टाइम पीरियड हम कैसे निकालेंगे? तो नॉर्मल कंसेप्ट, अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो टाइम पीरियड निकालने के लिए आपके पास ही आइडिया होगा कि अगर ये v स्पीड से मूव कर रहा है तो एक चक्कर लगाने में 2πr मूव करेगा, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2πr डिवाइडेड बाय v। सिंपली इट इज 2πr डिवाइडेड बाय v। अब यहाँ पे r भी है nth ऑर्बिट का और v भी है nth ऑर्बिट का, इन दोनों को अगर हम यूज करते हैं तो आप rn को देखिए क्या है। दिस इज व्हाट इट इज। You can see here Rn I have written here. This is n square by z times r naught. तो Rn जो है ये आपको n square by z times of r naught है। यहाँ पे r naught का वैल्यू जो है this is 0.53 angstrom. Angstrom means it is 10 to the power of minus 10 meter. That is the meaning of angstrom. It is this is. सो एंगस्ट्रम में अगर हम लोग लिखते हैं तो वो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं SI यूनिट। दिस इज द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। एंड कैन वी हैव द वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट? यस, वी कैन हैव दैट वेलोसिटी आल्सो। व्हाट इज दैट वेलोसिटी? Velocity is, you can see here in terms of n, it is z by n by v naught. This is equation 3 I have written here. Then we have equation 4. Then we have equation, this equation we are having 5, and then this will be the sixth one only. So velocity अगर हमें लिखना हो nth के लिए तो हम लोग यूज करेंगे z by n times of v naught. So this is z by n times of v naught। अब यहां से आप देखिए कि 2π फैक्टर जो है ये तो आपको दिया हुआ ही है। तो इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो दिस इज, वी कैन राइट इन टर्म्स Rn को ऐसे ही यूज करेंगे और इस तरह से Vn को यूज करेंगे। So what will be the final result that I am writing in terms of n and z? So this is n cube divided by z square. N cube divided by z square times t naught. What is t naught here? तो t naught जो है ये आपको जिस तरह से हमने r naught को लिखा है यहाँ पे उसी तरह से ये v naught है, यानी कि जो सेंटर के पास एक चक्कर लगाने में स्पीड है उसका, यानी कि इनिशियल स्पीड इट इज v naught। That v naught here we are having this v naught is c divided by 137, c divided by 137, so it is 2.2, and then 10 to the power 6, that is the v naught value we are having. So t naught in the same manner it is 1 point. Finally if you write this v naught here, r naught v naught also it is, so it is c divided by 137, this one, and c is a speed of light, it is 3 into 10 to the power 8 meter per second. So this t naught on the basis of v naught और r naught को अगर आप यूज करेंगे तो it is t naught अगर हम निकालेंगे तो 2π r naught by v naught होगा, that is the t naught value it is. So it is 1.51 into 10 to the power minus of 16 second. This I am writing on the basis of calculation. So calculation आप इसको करोगे तो आपको ये आ जाएगा। ठीक है, तो टी नॉट को हम अगर ऐसे डिफाइन करना चाहें तो क्या होगा? दिस इज सिंपली 2π r naught डिवाइडेड बाय v naught. So this will be your t naught, and on the basis of r naught value here it is, and on the basis of v naught value you write over here, you will get this value. तो इस तरीके से आपको जो t का फॉर्म निकलेगा nth ऑर्बिट के लिए, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इन nth ऑर्बिट। दिस इज टाइम पीरियड कितना लगेगा इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व होने में, फिर एनर्जी nth ऑर्बिट में कितना होगा, दिस विल एनर्जी। फिफ्थ इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन सिक्स्थ वी आर हैविंग, सिक्स्थ इक्वेशन। तो इस तरीके से अगर आप टाइम पीरियड ये निकाल लेते हैं तो इस टाइम पीरियड के बेसिस पे क्या हम फ्रीक्वेंसी को निकाल सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का जो टर्म है इसमें, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन इन nth ऑर्बिट, frequency of revolution in nth orbit, nth orbit. What is that frequency of revolution in nth orbit? तो फ्रीक्वेंसी हम जानते हैं इट इज 1 बाय टाइम पीरियड। बस सिंपल, जो टाइम पीरियड आया है उसका 1 बाय फॉर्मेट कर दो। तो टाइम पीरियड क्या आया nth ऑर्बिट के लिए? n स्क्वायर बाय z स्क्वायर t नॉट, तो इट विल बी z square by, sorry, it is n cube by z square, so it is z square by n cube times of t naught.
So this will be the frequency value we'll be having, and on the basis of this frequency you can find out. This is what I have I have written here T naught. It will be F naught. Z स्क्वायर बाय एन क्यूब टाइम्स ऑफ एफ नॉट. इट इज एफ नॉट का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो जो टी नॉट है 1 बाय टी नॉट, दैट एफ नॉट विल बी 1 बाय टी नॉट, and this will be, it is 6.6 into 10 to the power 15 hertz. What we are having here, it is T naught, it is 1.51 into 10 to the power minus 16 hertz. So ये इक्वेशन जो है आपका 6 था और 5 था, और ये 6 है और ये 7 हो गया. तो 7 इक्वेशन जो बोर्ड मॉडल से हमें मिला है, इसमें nth ऑर्बिट का ये फ्रीक्वेंसी हो गया, nth ऑर्बिट का टाइम पीरियड मिल गया, nth ऑर्बिट का एनर्जी मिल गया, nth ऑर्बिट का काइनेटिक एनर्जी मिल गया, nth ऑर्बिट का पोटेंशियल एनर्जी मिल गया, nth ऑर्बिट का रेडियस मिल गया, nth ऑर्बिट का स्पीड मिल गया, nth ऑर्बिट का. अब क्या चाहिए? So almost I think I have done all the things. Major part here it is. Now only one thing you have to go for is wavelength of the photon जो emit होगा, क्योंकि photon जब भी emit होगा तो उसका wavelength वहाँ define करना होगा आपको. और एक फैक्टर आएगा जिसको हम लोग मैग्नेटिक, व्हाट यू कैन से मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो यहाँ पे होगा क्या. तो मैग्नेटिक फील्ड को कैसे यहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे, लेट्स सी इट इज. सो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर. मैग्नेटिक फील्ड कहां से आ गया? तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू रिवॉल्यूशन. किसका रिवॉल्यूशन, किसका हो रहा है? तो रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व कर रहा है, तो दैट मीन्स रिवॉल्व इलेक्ट्रॉन जो कर रहा है उसके कारण से क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा. ये सब मैग्नेटिक फील्ड में भी आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई भी करंट आई है, आई करंट अगर बिल्डअप है किसी भी सर्कुलर टाइप के पाथ में, इफ आई करंट इज देयर एंड द रेडियस ऑफ दिस पाथ इज आर, सॉरी आई इज द करंट हियर पासिंग थ्रू एंड आर इज द रेडियस इन विच दिस. तो इस तरह का लूप में अगर आई करंट फ्लो कर रहा है तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो या तो डॉट होगा या क्रॉस होगा, डिपेंडिंग अपॉन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. इफ इट इज एंटी क्लॉकवाइज डॉट फील्ड, इफ इट इज क्लॉकवाइज क्रॉस फील्ड. तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पे सेंटर पे वो होता है म्यू नॉट टाइम्स आई डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ आर. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर सेगमेंट. तो ये तो हम लोग जान रहे हैं. तो यहाँ पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को यूज करें तो इलेक्ट्रॉन के केस में म्यू नॉट आई बाय 2r को अगर यूज करें तो फिर हम आई कहाँ से लाएंगे, क्योंकि आई ही तो मेन प्रॉब्लम है. आर तो हमें पता है, म्यू नॉट कांस्टेंट है ये भी पता है. तो आई निकालने के लिए आपको म्यू नॉट बाय 2r हियर इट इज, आई निकालने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन को यूज करना होगा और उसके टाइम पीरियड को यूज करना होगा. क्यों? क्योंकि करंट हम जानते हैं, एक्चुअली करंट जो होता है ये dq है, dt होता है. तो ये तो तब होगा जब यहाँ पे आप डिफरेंशियल फॉर्मेट में लिखेंगे. यहाँ तो डिफरेंशियल फॉर्मेट में है ही नहीं, एक इलेक्ट्रॉन है जो कि आपको यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है. तो यहाँ पे हम टाइम किसको लेंगे? तो इलेक्ट्रॉन का जो रिवॉल्व होगा वन टाइम इंटरवल में, दैट विल बिल्ड हियर इट इज करंट ई बाय टाइम पीरियड ऑफ द इलेक्ट्रॉन. एंड इसको अगर आप टाइम पीरियड को भी चेंज करोगे तो यहाँ पे कैसा रिलेशन आ जाएगा? इट विल बी म्यू नॉट बाय 2r एंड देन वी आर हैविंग म्यू नॉट बाय 2r एंड देन वी आर हैविंग हियर इट इज दिस इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. तो यही रहेगा. टाइम पीरियड हम जानते हैं इट इज 2 पाई r डिवाइडेड बाय v. दिस वन, दिस वी नो. तो यहां से इसको आप रिलेट कर सकते हैं कि यहाँ पे r नीचे में जो हो रहा है, दिस इज व्हाट इट इज म्यू नॉट e एंड डिवाइडेड बाय वी आर हैविंग हियर इट इज 4 पाई देन वी आर हैविंग r स्क्वायर एंड देन v ऊपर में जा रहा है. तो ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है इसमें मेनली किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि बहुत सारा फैक्टर है. जैसे म्यू नॉट ई हो गया, ये कांस्टेंट पार्ट है. तो मेनली बी जो है यानी मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पे आपको बिल्डअप हो रहा है इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व होने के कारण से, वो मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी और रेडियस में किस तरह से प्रोपोर्शनेट हो रहा है. तो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. इस पे प्रोपोर्शनेट पे है v डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. तो v को अगर हम लोग प्रोपोर्शनेट को अगर यहाँ से देखें तो v का और आर स्क्वायर का किस तरह का प्रोपोर्शनेट है. तो यहाँ पे जस्ट नो यू कैन सी हियर रेडियस जो है ये आपको n स्क्वायर बाय जेड के प्रोपोर्शनेट में है, और जो v है ये z बाय n के प्रोपोर्शनेट में है. तो इसी दोनों को अगर हम लोग यूज करते हैं
तो वी कैन यूज हियर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, तो इट इज जेड बाय एन फॉर्मेट, और आर टू द पावर -2 है, तो इसको आर टू द पावर -2, तो आर क्या है आपका एन स्क्वायर डिवाइड बाई जेड आर नॉट। तो इसमें प्रोपोर्शनैलिटी में अगर हम देखें तो ये जेड नीचे में है, यहाँ पे इन्वर्सली रिलेटेड में, तो वहाँ आर स्क्वायर है, तो इसको आप यूज करिए वहां पे उसके फॉर्मेट पे, तो ये हो जाएगा इट इज जेड डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर एम, उसको रिवर्स करके हम लिख रहे हैं यहाँ पे, और स्क्वायर। तो इस तरह से जो है मैग्नेटिक फील्ड आपका प्रोपोर्शनेट होगा जेड और nth ऑर्बिट में। तो यहाँ से कुल मिला करके बी जो है मैग्नेटिक फील्ड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड क्यूब डिवाइडेड बाय एन टू द पावर 5, दैट्स इट। अब मैग्नेटिक फील्ड का अगर nth वेरिएशन इलेक्ट्रॉन का अगर निकालना हो तो वी यूज डायरेक्टली दिस रिलेशन, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड क्यूब डिवाइडेड बाय n5। This is one of the way through which you can go for the magnetic field variation at the center, and this due to the electron revolution here it is. So that you can find out magnetic field in terms of Z and N. Okay. Next we are having wavelength of photon. So this is the last part of this Bohr's model, जो कि आपको क्वेश्चन बिल्डअप किया जाता है। नॉर्मली इट इज फॉर द जेई मेन एंड जेई एडवांस, यही सब में से क्वेश्चन कोई ना कोई बन के आएगा। तो इफ यू रिमेंबर द concept and formula list over there, definitely you can solve the question. There won't be any kind of problem for you to solving over there. So it is you only who will solve the question now. So next topic we are having wavelength of photon. Wavelength of photon. How you can find the wavelength of photon? So this is the result I'm writing. This derivation I'm not going for. This 1 by lambda, it is called, this is called wave number, nu to the power bar here it is, and this you can write in terms of Rydberg constant and z square. Rydberg r is Rydberg constant, and then 1 by n1 square minus 1 by n2 square. अब इसमें n1 n2 r क्या है, z क्या है, लैम्डा क्या है, एक एक टर्म को हम लोग यहाँ पे समझ लेंगे कि n1 और n2 जो है ये आपका एनर्जी लेवल है। n1 जो है ये न्यूक्लियस के क्लोजर है, और n2 जो है ये न्यूक्लियस से दूर वाला है। तो अकॉर्डिंगली दिस विल बी 1 by lambda, वेयर यू कैन से r क्या है, r को हम लोग बोलते हैं दिस इज कॉल्ड रेडबर्ग कांस्टेंट। दिस इज रेडबर्ग कांस्टेंट, एंड रेडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू जो है ये आप लिखेंगे 1.09677 into 10 to the power of 7 मीटर माइनस 1, बिकॉज इट इज 1 by r फैक्टर। सो दिस वन, और अगर इसको दूसरे यूनिट फॉर्मेट में हमें लिखना हो तो यू कैन राइट 1.096 and 7 into 10 to the power of, if I want to write in angstrom here it is, so it will be -3 and then it will be angstrom -1। तो angstrom ये जो है आपको स्टेशनरी न्यूक्लियस के लिए बात हो रही है, स्टेशनरी न्यूक्लियस। इसको दूसरे फॉर्मेट में अगर लिखना हो तो कभी कभी इंटीजर फॉर्मेट में सॉल्व करने के लिए हमें यूज करना हो तो इट इज 1/912। दिस ऑल्सो यू कैन यूज इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रम टू द पावर -1। So this is what you can use for the Rydberg constant in meter inverse, in angstrom inverse, and in the terms of integer point it is 1/912. Now this was all about the concept what you should remember for the this Bohr model. It is everything I have discussed here in case of Bohr model, that from initial you can see here postulates of Bohr, and in that it is angular momentum concept. Then you are having a stationary energy level cell that having the definite energy, angular momentum and orbit number. So उसके हर एक पॉइंट को हमने डिस्कस किया यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन अगर जंप करेगा स्टेशनरी ऑर्बिट से अनदर स्टेशनरी ऑर्बिट में तो ये कर सकता है। और ऐसा करने पे दो चीज ध्यान रखेंगे कि जब ये हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी इमिट होगा, जब ये लोअर से हायर में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब जो भी होगा तो वो फोटोन के फॉर्मेट में होगा। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे जो एनर्जी लेवल है आपका E2 - E1, इसको हम h न्यू लिख रहे हैं। So that means E2 is your higher energy level state, which I have discussed here. It is from nucleus E1, E2, E3, and likewise it will be. And next you are having new here frequency of photon of radiation. It will be emitted or absorbed. That is the frequency of observation. इस
टाइप के कंसेप्ट से जेई एडवांस में बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, फिर भी आपसे मिस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दीज आर द ओनली कंसेप्ट व्हिच शुड बी क्लियर। इफ यू आर क्लियर विद द टॉपिक concept it is, you can think by yourself that what could be the option over correct over there. So depending upon your concept level, you can solve the J advanced level question. कंसेप्ट पे ज्यादा ध्यान देना है कि कंसेप्ट क्या है, देन गो फॉर प्रैक्टिस। तो मैथमेटिकल एनालिसिस बोर थ्योरी का क्या है, ये चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। देन एंगुलर मोमेंटम, देन वेलोसिटी, हाउ यू कैन फाइंड आउट, देन वी हैव रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, हियर इट इज, देन वी हैव टोटल एनर्जी इन द nth ऑर्बिट्स, एंड देन यू हैव time period, how you can write the time period in nth orbit format. So this is time period it is. Then you have frequency 1 by time period format, then magnetic field at the center due to the revolution, here it is, and then you can find out wavelength of photon. So these are the, I think I covered almost 7-8 point related with the mathematical model of Bohr's theory, and on the basis of this only main and advanced kind of question will be there. Next we are having energy level diagram. It is energy level diagram. This energy level diagram of hydrogen atom, for hydrogen atom. This is very important for the point of view, main as well as advanced, main also. Energy level diagram and hydrogen atom. How energy level diagram it is, you can see this I'm drawing here, and you can understand this. Let's suppose one energy level diagram, this is correspond to the value of n times n is infinity. It is having energy 0 electron volt. When it is nth orbit अगर है, nth orbit tends to infinity है, जो कि न्यूक्लियस से infinity डिस्टेंस पे, तो उसका एनर्जी क्या होगा? 0। ठीक है, फिर हम कहां तक इसका एनर्जी कंसीडर करेंगे जो हमारे सिलेबस में है, तो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दैट ओनली। If it is n is equal to 7, then it is having minus of 0.28 electron volt energy level। ठीक है, तो यहां से अगर आप फिर n is equal to 6 पे जाते हैं तो क्या होगा, लेट्स सी। ये n is equal to 6 एनर्जी लेवल है, जहां पे कि आपको एनर्जी जो है दिस इज 0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी लेवल 6 वाले का है। ठीक है, फिर 5 वाले का क्या है, तो ये आपका n टेंस टू 5 है, जहां पे कि अगर हम सेंटर से यानी कि न्यूक्लियस से 5th पोजीशन पे हैं तो उसका एनर्जी कितना होगा, तो उसका एनर्जी 0.38। ये एनर्जी लेवल जो है आपको दिस इज 0.54। हाउ आई एम राइटिंग दिस, यू विल गेट द आइडिया आफ्टर राइटिंग दिस चार्ट। इट इज, आप खुद से लिख पाएंगे, यहाँ पे भी माइनस ही है, दिस इज माइनस ऑफ 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन यू आर हैविंग फॉर n इज इक्वल टू 4। अगर हम n इज इक्वल टू 4 की बात करते हैं तो यहाँ पे कितना है, माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। nth ऑर्बिट के लिए एनर्जी लिखने का तरीका क्या है, अभी बताएंगे। तो ये तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि nth ऑर्बिट के लिए एनर्जी लिखने का तरीका क्या है, कि यहाँ पे आपने देखा था कि दिस इज जेड स्क्वायर, इफ इट इज हाइड्रोजन लाइक एटम, सो जेड इज 1, सो ई नॉट बाय एन स्क्वायर। ई नॉट क्या है, 13.16, और एन स्क्वायर क्या है, एन स्क्वायर उसका एन नंबर है, किस ऑर्बिट में वो है, एन 1 में है, 2 में है, 3 में है, 4 में है, 5 में है, 6 में है। उसके बेसिस पे आप 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एन 1 में है तो 1 रखेंगे, 2 में है तो 4 रखेंगे, एन 3 में है तो 9 रखेंगे। लाइकवाइज यू कैन फाइंड आउट बाय योरसेल्फ आल्सो। सो दिस इज द थिंग आई एम राइटिंग हियर कि एन इंफिनिटी पे 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एन 7 से हम स्टार्ट किए हैं, तो यहाँ पे ये रिमार्केबल रहेगा, इसके बियॉन्ड नहीं जाया जाएगा। क्वेश्चन जो भी आपका बिल्डअप होगा दैट विल बी ऑलमोस्ट क्लोज टू 7 ओनली। 7, 6, then 5, then 4 we are having, then we are having n is equal to 3। तो n जब 3 होगा तो इस केस में हम कितना से डिवाइड करेंगे, तो 13.16 में 9 से डिवाइड करेंगे, n इज इक्वल टू 3। और इसके कुछ नाम दिए गए हैं, इसका नाम है, आपको नाम है, अभी हम नाम सारा बताएंगे, नाम क्या क्या नाम है। और फिर इसका जो है n इज इक्वल टू अगर हम 2 में ले जाते हैं तो इसका एनर्जी लेवल कितना होगा, तो 13.16 में 4 से डिवाइड कर लो तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर n इज इक्वल टू 1 पे आ जाइए, यानी कि n इज इक्वल टू 1 जहां पे ऑर्बिट है दैट इज योर फर्स्ट ऑर्बिट इट इज कॉल्ड। तो इस केस में कितना एनर्जी होगा, तो इट इज माइनस ऑफ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ से आप बढ़िए कि ये एनर्जी जो है आपका ये E1 हो गया, दिस इज फॉर फर्स्ट एनर्जी लेवल, दिस इज फॉर E2, एंड E2 में हमने क्या किया कि 13.6 में 4 से डिवाइड किया माइनस, सो इट इज दिस वन। E3 में क्या हुआ कि E3 में माइनस 13.6 में
9 से डिवाइड किया, एंड लाइकवाइज यू कैन अंडरस्टैंड फॉर एवरीथिंग व्हाट आई हैव रिटन हियर। इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट ऑर्बिट, दिस इज सेकेंड ऑर्बिट, दिस इज थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट। ये ऑर्बिट कैसे होता है, तो जहां पे आपका न्यूक्लियस है वहां से जो पहला ऑर्बिट कंसिडरेशन होगा, दैट इज योर फर्स्ट ऑर्बिट। वहां से फिर दूसरा ऑर्बिट में जो आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, दैट इज योर सेकेंड ऑर्बिट। एंड इस तरह से न्यूक्लियस से आप जैसे जैसे दूर जाते जाओगे, एक एक ऑर्बिट आप बढ़ाते चले जाओ और आप पहुंच जाओगे इंफिनिटी पे। तो जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसमें, और जो ट्रांजिशन हो सकता है, यानी कि जो फोटोन का ये होगा, आपको इमिशन होगा, फोटोन का इमिशन होगा या एब्जॉर्प्शन होगा, इसको कैसे समझेंगे। तो अगर 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 आपका इलेक्ट्रॉन जो है जंप करके 2 से 1 में आ रहा है, 2 से 1 में, तो दिस इज द केस, यू कैन हैव दिस वन। 2 से 1 में आ रहा है यहाँ पे, तो 2 से 1 आ रहा है, तो ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये हायर से लोअर में जा रहा है। तो हमने ये पहले ही डिस्कस किया था कि आपको जिस समय एनर्जी इमिट होगा और हायर से लोअर में जाएगा, सॉरी, एनर्जी इमिट होगा तो वो हायर से लोअर में जाएगा, और अगर लोअर से हायर में गया तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। तो या तो ये पॉसिबिलिटी हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है ये सेकेंड से जब इसमें आएगा, किस में, फर्स्ट में, फर्स्ट वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड लाइमन सीरीज, दिस इज कॉल्ड लाइमन सीरीज। देन वी हैव सेकेंड वन, इट इज कॉल्ड बामर सीरीज, यानी n इज इक्वल टू 2 वाले लेवल को हम लोग बामर बोलेंगे। n इज इक्वल टू 3 वाले लेवल को क्या बोलेंगे, पैशन सीरीज। n इज इक्वल टू 4, इट इज ब्रैकेट। देन n इज इक्वल टू 5, इट इज कॉल्ड p फंड। n is equal to 6, it is called Humphrey. So these are the name which you need to keep in mind, that n is equal to 1 पे क्या हो गया, बामर सीरीज हो गया। तो समटाइम्स इट विल गिवन, अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन है जो 3 से डायरेक्ट आ जा रहा है, कहाँ पे, 1 में, 3 से डायरेक्ट 1 में आ गया, तो वहां का एनर्जी लेवल क्या था, ये था, और यहाँ का एनर्जी लेवल क्या है, ये है। तो कितना एनर्जी डिफरेंस हुआ, यानी कि अगर 3 से 1 में आ रहा है तो हायर से लोअर में आ रहा है, तो यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब होगा या इमिट होगा, ऑब्वियसली इमिट होगा। क्यों, क्योंकि हायर से लोअर में जब जाएंगे तो इमिट होगा। तो जो इमिट होगा उसका वेवलेंथ क्या होगा, यही से निकल जाएगा आपको वेवलेंथ, दिस इज वेवलेंथ, दैट जो इमिट हो रहा है उसका ये वेवलेंथ है 1 बाय लैम्डा, दैट इज आर जेड स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर। यहाँ पे n1 क्या है और n2 क्या है, तो जहां से आपका n1 हो गया और n2 हो गया, n1 इज योर फर्स्ट पॉइंट जहां से वो निकल रहा है, n2 हो गया जहां वो जा रहा है, दैट इज द मीनिंग, इट इज, यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो N1 और N2 के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे एक बार फिर से, चार्ट में उस पे जाएंगे, बट अभी हम लोग बस ये चीज देख रहे हैं कि ये कितना पॉसिबिलिटी है जिसमें कि आपका ये वाला एनर्जी चाहिए हमको। तो या तो n इक्वल 2 से 1 में आ जाए, 2 से 1 में आ गया, फिर 3 से 1 में आ गया, ऐसा भी हो सकता है कि 4 से 1 में आ जाए, ऐसा भी हो सकता है कि 5 से 1 में आ जाए, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि 6 से 1 में आ जाए, डायरेक्ट ऐसे आ जाए, ऐसा हो सकता है, या 7 से 1 में आ जाए, ऐसा ही हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि इंफिनिटी से आ जाए डायरेक्ट 1 में, तो ये भी तो हो सकता है। तो इस तरह से जितना पॉसिबिलिटी है किसी भी एनर्जी लेवल से दूसरे ऑर्बिट में जाने के लिए, वो आपको सोचना होगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। अगर हम बामर की बात करेंगे तो बामर में कहाँ से मिनिमम पॉसिबिलिटी होगा, तो n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 2 आएगा, इससे ज्यादा मिनिमम नहीं हो सकता है। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पहुंच गया। दूसरा पॉसिबिलिटी ये हो सकता है, यहाँ से स्टार्ट हुआ यानी कि 4 से स्टार्ट हो गए, 2 में डायरेक्ट पहुंच गया। फिर तीसरा 5 से डायरेक्ट 2 में पहुंच जाए, डायरेक्ट डायरेक्ट यहाँ से, फिर चौथा। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि हर सीरीज के लिए ये पॉसिबिलिटी है कि आप आसन के लिए n इक्वल टू 3 की बात होगी तो ये डायरेक्ट 4 से 3 में आ सकता है, ठीक है। यहाँ से ये डायरेक्ट जो है 5 से इसमें 3 में आ सकता है, दैट इज द वन पॉसिबिलिटी यू कैन हैव हियर, इट इज। सो 5 से भी अगर हम 3 में आना चाहें तो हम डायरेक्ट आ जाएंगे, तो यहाँ से 5 से 3 में आ गए, फिर 6 से 3 में आ गए, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो इस तरह से मिनिमम क्या होगा, यहाँ से 4 से स्टार्ट हो रहा है और 3 में आ रहा है, और इस तरह से आपका किसी भी लेवल से किसी में हम लोग जा सकते हैं। तो जब भी पास्चन का होगा तो वो 4 से 3 में आएगा, यहाँ से आपका जो लोएस्ट एनर्जी लेवल, इसके इसके 3 के जस्ट बगल वाला जो एनर्जी लेवल, वहां से डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा, और यहाँ फोटोन इमिट हो रहा है, फोटोन इमिट हो रहा है, यानी हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जब भी जाएंगे तो वहां एनर्जी जो इमिट होगा उस फोटोन का वेवलेंथ हम लोग रेडबर्ग वाले रिलेशन से निकालेंगे, दैट्स इट। पी फंड में अगर होगा तो ये आपको 5 से 4 में आ जाएगा, फिर
6 से 4 में आ जाएगा, फिर 7 से 4 में आ जाएगा, या इन्फिनिटी से 4 में आ जाएगा। इस तरह से हम लोग इसको सोचेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये था इस डायग्राम में समझने के लिए आपको, कि आप ये चीज देख लें कि एनर्जी लेवल का मीनिंग क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और टू इन्फिनिटी। एंड उस एनर्जी लेवल में उसके पास जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास एनर्जी होता कितना है, और वो किस बेसिस पे आप निकाल सकते हैं। दिस इज ओके। तो यहाँ पे एनर्जी जो इमिट हो रहा है फ्रॉम हाइड्रोजन एटम, तो ये एनर्जी कौन सा इमिट होगा, ये चीज ध्यान रखेंगे। ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक्स इमिशन ट्रांजिशन बिटवीन स्टेशनरी लेवल्स। तो एनर्जी का जो इमिशन होगा, यानी कि एनर्जी इज इमिटेड फ्रॉम द हाइड्रोजन एटम only when the electron makes emission transition between stationary states। तो बिना इस ये चीज ध्यान रखेंगे, जो एनर्जी यहाँ पे इमिट हो रहा है किसका, हाइड्रोजन एटम का, वो आपका इलेक्ट्रॉन जो है क्या कर रहा है, ट्रांजिशन कर रहा है किसके बीच में, स्टेशनरी स्टेट के बीच में। तो ये जो एनर्जी लेवल है आपका, ये है हाइड्रोजन एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम इट इज आई हैव रिटन हियर। ठीक है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक टर्म होता है जो कि यूज होगा आपको, और उस स्पेक्ट्रम में हम लोग सारे चीजों को डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है बिल्ड किए जा सकते हैं फॉर जेई मेन एंड जेई एडवांस लेवल आल्सो। हाउ इट इज, यू कैन सी व्हाट इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम में ये चीज समझना है आपको कि हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है कहाँ से। तो इलेक्ट्रॉन जो है जंप करेगा, इलेक्ट्रॉन जंप भी करता है। तो ये तो पहले ही हम लोग डिस्कस कर लिए थे कि इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, कहां से करेगा, तो ये फ्रॉम फ्रॉम N2 टू N1। अगर N2 से N1 आएगा तो उसका प्रारूप कैसा होगा, N2 में भी डिपेंडिंग अपॉन द फ्रॉम वेयर इलेक्ट्रॉन इट इज। सो ये चार्ट को समझना आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। लेट्स सी इट इज। तो फायदेमंद क्यों होगा, क्योंकि चार्ट में पता ही नहीं होगा कि N1 क्या है, N2 क्या है, तो फिर क्वेश्चन कहां से बना पाओगे, क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। N1 क्या है और N2 क्या है। तो N1 ये जंप कहां से कहां हो रहा है, ये जंप हो रहा है N2 टू N1। ठीक है। तो N2 से N1 में आएगा, ये चार्ट है आपका। ये हमने मान लिया कि ये N1 है, और दूसरा जो लाइन हम देख रहे हैं यहाँ पे वो N2 है। और नेम वहां पे उस सीरीज का क्या होगा, जिसका नेम होगा, नेम हियर इट इज, नेम ऑफ सीरीज। कौन से सीरीज में है, स्पेक्ट्रम में अगर है तो किस सीरीज में है, लेमन में है कि पास्चन में है कि ब्रैकेट में है कि बामर में है, कहाँ पे है, पीपन में है, वो चीज आपको समझना है। नेम ऑफ द सीरीज कैसे बोलेंगे। और इसका जो है आपको स्पेक्ट्रल रीजन भी याद रखना होगा, स्पेक्ट्रल रीजन। दिस इज ऑल्सो इजी टू अंडरस्टैंड, जस्ट ओनली यू हैव टू फोकस 2 मिनट्स ओनली। वेव नंबर अगर हम निकालेंगे तो वेव नंबर हम कैसे निकालेंगे, 1/λ जो था उसमें न्यू टू द पावर बार, वो वेव नंबर ही था। और इस केस में जो यहाँ पे ये वेवलेंथ होगा, दैट वेवलेंथ यू कैन राइट ओवर हियर, दिस विल बी हैविंग दैट वेवलेंथ रेंज। तो यहाँ पे हम वेवलेंथ को लिख लेते हैं, जो फोटोन इमिट होगा उसका वेवलेंथ जो रेंज में होगा वो एंगस्ट्रम में कितना होगा। सो फर्स्ट केस में अगर हम N1 को 1 रखते हैं और N2 को 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 हो सकता है या 3 हो सकता है या 4 हो सकता है या सो ऑन करके कुछ भी हो सकता है, N नंबर पे जा रहा है। तो जब भी आपका N2 2 मिनिमम है, 2, और N1 1 है, यानी 2 से 1 में गया, 3 से 1 में गया, 4 से 1 में गया, बट स्टार्टिंग 2 से हो रहा है, N2 जो है स्टार्ट हो रहा है वो 2 से हो रहा है, तो इसको हम लोग बोल देंगे, दिस इज, यू कैन सी हियर, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, दिस लाइमन सीरीज बोलेंगे कि यहाँ 2 से यहाँ गया, या ये 3 से लाइमन में आ रहा है, यानी कि सारा का सारा कहाँ किस स्टेट में आ रहा है, इस स्टेट में आ रहा है, इस स्टेट में आ रहा है।
इस स्टेट के सीरीज को हम लोग लाइमन सीरीज बोलेंगे, जहां पे वो जा रहा है। कहाँ पे जा रहा है? वो जा रहा है n इज इक्वल टू 1 पे जा रहा है। कहाँ से? n इज इक्वल टू 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, और कहीं से भी n नंबर से अगर वो 1 में चला गया तो उसको बोल देंगे लाइमन, उसको बोल देंगे लाइमन, तो उसको बोल देंगे लाइमन। ठीक है। अब इसका रीजन जो होता है स्पेक्ट्रल का, इसको बोलते हैं यूवी रीजन है ये, इट इज यूवी रीजन, इट इज सो अल्ट्रावायलेट रीजन, ये इसको बोलेंगे। और वेव नंबर आप फाइंड करोगे तो ये फिक्स्ड हो जाएगा, दिस इज 1/λ फॉर्मेट, इट इज, आई एम नॉट राइटिंग स्पेस, यहाँ कम है, और इसके कारण से बस हम वेव नंबर आपको लिखे हुए हैं। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ जेड, दिस इज फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो जेड जो है यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। तो इन टर्म्स ऑफ आर अगर हम लिखना चाहें तो दिस इज 1/n1 स्क्वायर, यू कैन सी हियर दैट वेव नंबर फॉर्मेट, या इट इज n1 स्क्वायर एंड n2 स्क्वायर। तो n2 से ये स्टार्ट हो रहा है, ये जंपिंग कहाँ से हो रहा है? n2 टू n1 हो रहा है। कहाँ से जंपिंग हो रहा है? n2 टू n1, तभी हम ऐसा लिखेंगे 1/n1 माइनस ऑफ n2, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। आई सेड यू दैट कि n1 और n2 कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, तो वो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो जंप कर रहा है वो n2 से कर रहा है, कहाँ जा रहा है? n1 में जा रहा है। तो जब भी n1 में जाएगा, n1 इज इक्वल टू 1 अगर हो जाएगा, तो इस टाइप के सीरीज को हम लोग लाइमन सीरीज बोलेंगे। और इसमें वेव नंबर के लिए आप जो है 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, n स्क्वायर कुछ भी हो सकता है, या तो n2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, वट एवर इट इज इन टर्म्स ऑफ n यू कैन राइट। एंड दिस इज व्हाट वेवलेंथ और अल्ट्रावायलेट रीजन जो होगा, ये आपको 912 से लेकर के 1216 एंगस्ट्रम के रेंज में होगा। होगा जो फोटोन इमिट हो रहा है उसका जो वेवलेंथ होगा वो 912 से 1216 एंगस्ट्रम के रेंज में होगा। यानी कि पहला आपको समझ में आ गया कंप्लीट, तो फिर दूसरा में बस डेटा बदलेगा, कुछ है नहीं। तो इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है कहाँ से? n2 से। कहाँ जा रहा है? n1 में। तो अगर n1 का वैल्यू 1 है तो इसको लाइमन सीरीज बोलेंगे। और n2 क्या है? 2 3 4 5 2 एंड एनी नंबर यू कैन कंसीडर, एंड इट्स रीजन विल बी, स्पेक्ट्रल रीजन विल बी यूवी रीजन। and wave number you can write like this is for hydrogen spectrum only, so z value 1 here, I am not writing z, and wavelength you are having. Then the second point we are having, when we consider this n1 will be 2, this n1 will be 2 here। तो ये डायग्राम में आप देखिए कि अगर आपका n1 जो है वो 2 हो जाए, तो वो कौन सा सीरीज हमने लिखा है यहाँ पे? ये है बामर सीरीज। जब n1 का वैल्यू 2 हो जाए और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करे, कहाँ से? 3 से। कहाँ से करे? 4 से करे। कहाँ से करे? 5 से करे, 6 से करे, और कोई भी नंबर n से कर सकता है। लेकिन कहाँ जाएगा वो? n1 जो है 2 होगा, यानी कि लोअर एनर्जी लेवल जब 2 हो जाए और हायर एनर्जी लेवल आपका स्टार्ट हो 3 से, फिर 4 जाए, फिर 5 जाए, और 6, और एनी n नंबर इफ इट इज, देन इसको हम लोग बोलेंगे बामर, इट इज बामर सीरीज। और बामर सीरीज को हम लोग बोलते हैं, दिस इज व्हाट यू कैन से, इट इज विजिबल रेंज, बट यहाँ पे एक कंस्टेंट होगा, इट इज इन विजिबल रेंज हियर, इट इज एक्सेप्ट फर्स्ट वेवलेंथ, एक्सेप्ट व्हाट इट इज, फर्स्ट वेवलेंथ, एक्सेप्ट फर्स्ट वेवलेंथ। तो ये विजिबल रेंज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और इस केस में भी अगर हम ये फॉर्म को निकालना चाहेंगे तो दिस आई कैन राइट, वेव नंबर विल बी हियर, वेव नंबर विल बी, दिस विल बी आर। और जो आपका यहाँ पे पहला जो n1 वैल्यू होगा वो कहाँ से है? 2 से है, यानी 1/2 स्क्वायर यू कैन राइट हियर। जेई मेन या जेई एडवांस में बच्चे फंसते हैं n1 और n2 में ही। n1 क्या है, n2 क्या है? कुछ है ही नहीं। n1 n2 तो आपको समझ में आ गया। कहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है? 2 से। कहाँ जा रहा है? 1 में। और अगर n1 जिसमें जा रहा है वो लोअर एनर्जी स्टेट है, और n2 क्या है? हायर एनर्जी स्टेट है। तो हायर से लोअर में जब भी जंप करेगा, तो जब 1 में जाएगा तो बामर होगा, जब 2 में जाएगा तो सॉरी, जब 1 में जाएगा तो लाइमन होगा, जब 2 में जाएगा तो बामर होगा। और इस केस में ये हो जाएगा 1/n स्क्वायर। ये n क्या हो सकता है? तो क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा कि मैक्सिमम बताओ वेवलेंथ, या तो उस केस में आपको समझना होगा कि ये n क्या हो सकता है। अकॉर्डिंगली यू कैन फाइंड आउट। So this I am writing here, range of the wavelength. This is 3, 6, 4, 5 angstrom to 6, 5, 6, 1 angstrom, जिसमें ये वाला जो रीजन है आपका 3, 6, 5, ये जो है आपको ये यूवी रीजन में आ जाता है। इसीलिए इसको यहाँ पे फर्स्ट वेवलेंथ को छोड़ के बोला गया है, सारा का सारा विजिबल रेंज में होगा। ठीक है।
अब हम जा रहे हैं तीसरे लेवल पे। तीसरा लेवल मतलब जिसमें कि लोअर लेवल क्या होना चाहिए, जिसमें कि लोअर लेवल आपका जो होना चाहिए वो हो जाए, जस्ट वेट हियर इट इज। तो इसमें जो लोअर लेवल जो होना चाहिए, इसमें N1 का वैल्यू 3 होना चाहिए। और N2 कहाँ से स्टार्ट होगा? N2 स्टार्ट होगा 4 से, 5 से, 6 से, और सो ऑन करके ये N नंबर कोई भी होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको आप देखिए, जो फर्स्ट में इसमें जंप करके चला गया उसको लाइमन बोलते हैं, जो N2 वाले में आया बामर बोलेंगे, जो तीसरे में जाएगा इसको पास्चन बोलेंगे। यानी कि लोअर एनर्जी लेवल जब थर्ड हो जाए उस केस में हम लोग इसको पास्चन बोलेंगे। और इसमें क्या पॉसिबिलिटी है, जो सबसे क्लोजर है वो 4 से आ सकता है, 5 से आ सकता है, 6 ऐसे करके 4 सबसे क्लोजर हो गया, तो इसको बोलेंगे पास्चन। ये किस रीजन में आएगा? इसको हम लोग बोलेंगे इंफ्रारेड रीजन। इंफ्रारेड रीजन है ये। इंफ्रारेड रीजन में वेव नंबर कैसे निकालेंगे? तो वेव नंबर इंफ्रारेड रीजन में नहीं, ये डिपेंड करेगा N1 और N2 के बेसिस पे। तो दिस इज R एंड हियर वी आर हैविंग N1 as 3, तो ये हो जाएगा 1/3 स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। जहां पे n क्या है? n जहां से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, जहां से करेगा वो n है। और इस केस में जो आपका रेंज है, ये वेवलेंथ का ये रेंज है 8201 to 18746। These are the data which just I am writing. You need not go through that data, it is not important, but this is what it is। वेव नंबर ये कैसे निकाला जा रहा है ये आपको जानना काफी इंपॉर्टेंट है। फिर ये किस जोन में है ये भी अगर आप इग्नोर करते हैं तो कोई खास इंपॉर्टेंट है, बट ये आपको याद होना चाहिए कि ये किस सीरीज में जा रहा है, ये काफी जरूरी है। और N1 और N2 तो 100% पता होना चाहिए। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट कि N1 क्या है, N2 क्या है, नेम ऑफ द सीरीज क्या है, वेव नंबर क्या है। ऑन द क्वेश्चन विल बी लैंग्विस्टिक काइंड ऑफ क्वेश्चन, सो मेक इट क्वेश्चन लैंग्विस्टिक अगर होता है तो उसमें बच्चे फंस जाते हैं, उसमें उनको जो है वो पता नहीं चलता है कि N1 क्या रखे, N2 क्या रखे, और उसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि कौन सा लैंग्वेज में क्या यूज किया जा रहा है, जो N1 हम क्या रखेंगे, N2 क्या रखेंगे, और उसके बेसिस पे ही आपका वेव नंबर बिल्ड होगा, और उसके बेसिस पे ही अदर फैक्टर को आप निकाल पाएंगे। तो कमिंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट, व्हेन N1 इज 4, दिस इज, और इस केस में जो है N2 का वैल्यू कहां से स्टार्ट होगा? 5 से, 6 से होगा, 7 होगा, या सो ऑन इट इज N। तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रैकेट। कि जब आपका जो लोअर एनर्जी लेवल है वो आपका फोर्थ है, फोर्थ इज द लोअर एनर्जी लेवल, एंड एट विच इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम, इट विल बी 5, इट विल बी 6, इट विल बी 7। सो जब 5 से, 6 से, 7 से या कहीं से जंप करके 4 में आ जाए तो इस सीरीज को हम लोग बोलेंगे ब्रैकेट सीरीज। एंड इसका भी रीजन जो होता है इट इज इंफ्रारेड, इट इज इंफ्रारेड। और इस केस में अगर हम निकालें इसको वेव नंबर को, तो वी कैन फाइंड लाइक दिस, दिस इज R मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय, अब इसमें n का वैल्यू जो मिनिमम है N1 वो 4 है, तो इट इज 4 स्क्वायर माइनस इट विल बी n स्क्वायर, 1/n स्क्वायर, लाइकवाइज इट इज। और इसका रेंज जो होगा इट इज 1, 4, 5 एंड देन 80 एंगस्ट्रम। यहां से कहां तक जाएगा? इट इज 40,501, यहां तक जाएगा। तो ये जोन हो गया आपको, जिस समय की हम लोग बात कर रहे हैं ब्रैकेट का। और इसके बाद का जो है वो है पी फंड। तो जिस समय हम N1 इज इक्वल टू फिफ्थ में चले जाएंगे, फिफ्थ में। और इस केस में जो है आपका जो स्टार्ट होगा ये इलेक्ट्रॉन का जंपिंग, वो 6 से होगा, 7 से हो सकता है, 8 से हो सकता है, या N से हो सकता है। N कोई सा भी इसमें रहेगा। तो इसमें जब वो लोअर एनर्जी लेवल 5 हो रहा है तो इसको बोलेंगे पी फंड। एंड इस केस में जो है, जो इसका रीजन होगा इट इज फार इंफ्रारेड। तो इट इज, यू कैन से फार इंफ्रारेड रीजन। और इस केस में वेव नंबर अगर हमें निकालना हो तो दिस इज व्हाट R, एंड 1/5 स्क्वायर and minus of 1/n square. Likewise, you can find out the all it is needed, everything what we have done here. It is the frequency, this wavelength range is not important that much, but I am writing here 22782. These are the data only, 74588 angstrom. So this is what it is. Till 5 you should remember, and till 5 if it is there, and 6 from here only it will be okay. The sixth I have written here, man, it is Humphrey
So when it will be there, you can see here in Humphrey electron, if this is the lower energy level, so यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ सकता है 7 से, या नेक्स्ट कंसेक्यूटिव जो उसका 7 के ऊपर होगा, 8 होगा, 9 होगा, और लाइकवाइज वी आर हैविंग इन्फिनिटी ऑल्सो। तो जब एनर्जी लेवल 6 जो है मिनिमम हो जाए, तो हम लोग नॉर्मली जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं जे मेन और जे एडवांस में, यू शुड गो फॉर दिस 1 2 3 4 5 रीजन ओनली। दिस इज योर lower energy level, and this is what it is. Higher energy level maybe 2 3 4. So when it is lower energy level is 1 and the higher energy level will start from 2, it is called Lyman. Then next we are having the same, it is Lyman, Paschen and Brackett. And so these are the things which you need to keep in mind. अब जो एक और कैलकुलेशन में हमें ध्यान में रखना है वो ये है कि इसको आप नोट में करके लिख सकते हैं, नोट करके फर्स्ट पॉइंट में, कि जो फोटोन इमिट हो रहा है तो उसका जो वेवलेंथ हो रहा है, वेवलेंथ कैलकुलेशन काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो पूछा जाता है। तो वेवलेंथ अगर हम एंगस्ट्रम में लिखना चाहें, वेवलेंथ अगर हम एंगस्ट्रम में लिखना चाहें किसका, ऑफ ए फोटोन ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो वेवलेंथ जो है ये आपका एंगस्ट्रम में है और फोटोन एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, नॉर्मली इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन में ज्यादातर रहेगा। तो लैम्डा को डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, दिस इज written all the data calculation over here. On the basis of that, it is, you can write 12,400 divided by energy in electron volt, and this division will leads to the value of lambda in angstrom. This is the thing you need to keep in mind. ये एक रिलेशन है जो आपको काफी हेल्पफुल होगा कैलकुलेशन के लिए, जब एनर्जी इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है और वेवलेंथ हम चाहते हैं एंगस्ट्रम में निकालने के लिए। इसको यूज आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी कर सकते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी कर सकते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट वी आर हैविंग द सेकंड टर्म ऑफ दिस फोटोन ओनली, मोमेंटम। अगर हम निकालना चाहें तो मोमेंटम क्या होगा, फोटोन का मोमेंटम भी होता है, ये आप पढ़े हुए हैं डुअल नेचर में, दैट वीडियो आई विल मेक लेटर। सो मोमेंटम ऑफ ए फोटोन of energy if it is given to you E, or you can write that momentum, it is normally E divided by C. E is the energy of that photon, it is, and C is the speed of light. In terms of H, we can write this is H by lambda. So once you are having this from this relation, we are having lambda and H is Planck constant, so H by lambda will give you the momentum of that photon which is getting emitted or getting absorbed over there depending upon the energy level. तो इलेक्ट्रॉन जो जंप करेगा हायर लेवल से लोअर लेवल में, तो इस केस में एनर्जी जो होगा वो इमिटेड होगा। अगर एब्जॉर्ब की बात होगी तो ये चीज आपके दिमाग में रहना चाहिए कि उस केस में फिर लोअर से हायर में जाएगा, लोअर से हायर में जाएगा तो एब्जॉर्प्शन होगा, अगर हायर से लोअर में आएगा तो इमिटेड होगा। तो दीज थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड कि लोअर से हायर में जाएगा, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो उस केस में अगर 1 से 2 में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, तो 1 से 2 में जब भी जाएगा तो वो तो लाइमन होगा, 2 से 3 में जगह गया तो बामर होगा। इस तरह से आपको समझना होगा, अगर अगर 2 से 1 में आया तब भी लाइमन ही होगा, बट इसमें इमिट होगा, और 1 से 2 में जाएगा तो एब्जॉर्ब होगा। क्या एनर्जी, कैसे एनर्जी निकल रहा है, तो फोटोन के बेसिस पे, फोटोन जो इमिट हो रहा है उसके एनर्जी लेवल को हम लोग लिख रहे हैं, किस तरीके से लिख रहे हैं उसके एनर्जी लेवल को, तो दैट यू कैन सी हियर। तो यहाँ पे जो लास्ट फॉर्मेट था इस केस में देखने के लिए, वो हम लोग ये चीज देख रहे हैं कि जो इसमें आपको ये चीज ध्यान देना होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कर रहा है कहाँ से, हायर एनर्जी स्टेट से लोअर में जा रहा है। तो ये चीज ध्यान काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन यही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और उसमें इमिट करेगा फोटोन को। तो फोटोन जो इमिट हो रहा है उसके एनर्जी लेवल को कैसे हम कोरिलेट करते हैं, तो वो चीज हमने आपको वेरी फर्स्ट में ही बताया था कि जब भी इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाएगा तो दिस इज द एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड, यू कैन राइट ऑफ देयर, इट इज E2 minus of E1, that is the difference between the two energy state over there, energy stationary energy level of the electron, and you can relate it to be the energy of photon, that is H nu, and from here you can replace this nu as C by lambda also, so you can relate over there, and that is the thing you can find out everything. Now I think इस चैप्टर में जो मेजर सेगमेंट था आपका कि फोटोन जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है उसके बारे में जानना, कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इमिट हो रहा है, तो
इमिट होगा या एब्जॉर्ब होगा, किस तरीके से आप सारे ग्रुप्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. सो दीज आर द मेजर टॉपिक्स व्हिच आई हैव डिस्कस इन दिस सेगमेंट. इट इज next we are having the concept of binding energy to understand. Then we are having the binding energy of nucleus, how you can define the binding energy of nucleus. Then the nuclear syllabus is there, so that is the third video I am going to make very soon. It is. And radioactivity part of how you can go, the question will be radioactivity, time period related, that half lifetime it is, or activity, how you can find out application of activity. And then we are having fission and fusion reaction, and all kind of radioactivity relation there will be. So I hope it is okay for you to understand this chapter very easily. You can go for, and once you revise this video completely, your concept will be cleared and you can solve the question by yourself only. It is easy for you to understand the concept. I hope so. It is. Thank you.